हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोशनी सिंह, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज 4 फेब वर्ल्ड कैंसर डे के ओकेजन पे हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम कैंसर और उससे ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस जो आप लोग ने हमें भेजे हैं उसको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में समझेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिल्पी शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर इंदु बंसल अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, नारायणा हॉस्पिटल, डॉक्टर मोहित सक्सेना, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, नारायणा हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर प्रवीण मेंदिराता, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर शिल्पी शर्मा को, हेड एंड नेक कैंसर्स क्या होते हैं और कौन से कैंसर्स हेड एंड नेक कैंसर की कैटेगरी में आते हैं? देखिए, हेड नेक कैंसर एक ब्रॉड टर्म है और हेड नेक कैंसर कैटेगरी के अंदर बहुत सारे कैंसर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माउथ कैंसर, ओरल कैंसर या जिसको मुंह का कैंसर भी कहा जाता है, वो हेड नेक कैंसर का ही एक पार्ट है। अब मुंह के कैंसर में अगेन देन वी हैव टंग कैंसर, गाल का कैंसर, लिप कैंसर और जबड़े का कैंसर, ये सब हेड नेक कैंसर कहलाते हैं। फिर एक स्पेशल टाइप होता है ओरोफेरिंक्स कैंसर, जिसमें टॉन्सिल, बेस ऑफ टंग और आसपास का एरिया आता है, वो भी हेड नेक कैंसर की कैटेगरी है। फिर जो थ्रोट कैंसर होते हैं, जिसमें वॉइस बॉक्स या जिसको हम गले का कैंसर, गले की आवाज़ का नली का कैंसर कहते हैं, या खाने की नली जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पे हाइपोफेरिंक्स या पायरिफॉर्म साइनस का कैंसर है, वो सभी हेड नेक कैंसर का पार्ट है। फिर थायराइड कैंसर, थूक की ग्रंथि के कैंसर जिसमें हम पैरोटिड कैंसर या सब मैंडिबुलर ग्लैंड के कैंसर्स आते हैं, या गले की जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं उनके कैंसर, वो भी हेड नेक कैंसर की कैटेगरी में आते हैं। बिसाइड्स दैट नोज़ के कैंसर, नेज़ोफेरिंक्स के कैंसर, साइनसिस के कैंसर जिसमें मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड साइनस आते हैं, ईयर के कैंसर, ये सब हेड नेक कैंसर में आते हैं। तो ब्रॉडली अगर देखें तो ब्रेन को छोड़ के जो हमारे फेस और गर्दन में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें अगर कोई कैंसर होता है तो उसको हम हेड नेक कैंसर की कैटेगरी में रखते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदु मैम के लिए। मैम, रेडिएशन का रोल क्या है सॉलिड ट्यूमर्स और लिक्विड ट्यूमर्स में? तो ये डॉक्टर साहब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रेडिएशन बेसिकली एक्सरे का ट्रीटमेंट होता है, जो कि एक्सटर्नल रेडिएशन और इंटरनल रेडिएशन या ब्रेकीथेरेपी जिस तरह से बोला जाता है उस तरह से होता है। तो शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है सिर से लेके पैर तक जहाँ पर रेडिएशन थेरेपी का रोल ना हो। अब हमारे शरीर में 60 to 70% कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें रेडिएशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम बात करें तो अब जैसे पेशेंट्स का सर्वाइवल बढ़ रहा है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मरीज़ बहुत लंबे टाइम तक ज़िंदा रहते हैं, तो आजकल जिन पेशेंट्स को हम पहले ट्रीटमेंट दे चुके होते थे किसी हिस्से पर, तो उन हिस्सों पर भी अब हम दोबारा रेडिएशन दे सकते हैं। सो रेडिएशन थेरेपी ब्रेन ट्यूमर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेड एंड नेक कैंसर्स में अगर हम बात करें तो कुछ कैंसर्स में जैसे जीभ के कैंसर्स हो गए, ओरोफेरिंक्स के कैंसर्स हो गए, उनमें रेडिएशन एक प्राइमरी रोल प्ले करता है। और बहुत सारे कैंसर्स में सर्जरी के बाद या ट्यूमर को सर्जरी से पहले ट्यूमर को छोटा करने के लिए भी रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लिप कैंसर्स हैं या कान के कैंसर्स हैं, अगर पेशेंट सर्जरी नहीं जाता है, या स्किन कैंसर्स भी होते हैं जैसे बेसल सेल कैंसर, स्क्वामस सेल कैंसर, उसमें अगर सर्जरी हम नहीं करना चाहते तो हम उसमें इसको कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गन्स को बचाने के लिए, जैसे वॉइस बॉक्स को बचाने के लिए या पेशाब की थैली को बचाने के लिए या ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए रेडिएशन का यूज़ होता है। इसी तरह फूड पाइप के कैंसर्स के लिए, स्टमक कैंसर, कुछ गॉल ब्लैडर के कैंसर्स के लिए, लैट्रिन के रास्ते के कैंसर, रेक्टम कैंसर्स में भी यूज़ होता है। और ब्लड कैंसर्स की जो लिक्विड ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो माइलोमास में, लिम्फोमास में, ALL में क्रेनियल रेडिएशन, सार्कोमास में जो कि मसल्स के ट्यूमर्स होते हैं उसमें, बोन ट्यूमर्स में जैसे मल्टीपल माइलोमा है, उस तरह से सारे के सारे हिस्सों में, लंग कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर, उन सभी में, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सब जगह पर रेडिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन डॉक्टर मोहित के लिए। सर, इम्यूनोथेरेपी क्या होता है और ये कीमोथेरेपी से डिफरेंट कैसे होता है? ये आजकल काफ़ी कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। इम्यूनोथेरेपी जैसे नाम से ही लगता है, इसमें
इम्यून सिस्टम को रीएक्टिवेट करके कैंसर से लड़ने लायक बनाया जाता है। मतलब जो शरीर में कैंसर होता है तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके ही वृद्धि करता है। तो इम्यूनोथेरेपी में करते हैं उस सप्रेशन को हटा के उसके द्वारा इम्यून सिस्टम से ही कैंसर से लड़ने लायक उसको बनाया जाता है। इसमें ये कीमोथेरेपी से अलग है। ये भी हालांकि ये भी इंजेक्टेबल तरीके से इंजेक्शंस के थ्रू ही दी जाती है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर, कुछ कैंसर वैक्सीन और कार टी सेल भी अंडर डेवलपमेंट हैं, लेकिन मेनली इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ में आने वाली इम्यूनोथेरेपी हैं। ये कीमोथेरेपी से इस तरह से अलग है कि जैसे हम जानते हैं कीमोथेरेपी के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बाल जाना, आपका मुंह का टेस्ट खराब होना, हीमोग्लोबिन TSH प्लेटलेट का कम होना। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आपको इम्यूनोथेरेपी में नहीं फेस करने पड़ते। इनसे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मेंटेन रहती है, सर्वाइवल लंबा होता है पेशेंट्स का। जबकि कीमोथेरेपी के बाद आप देखते होंगे कि क्वालिटी उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट की वजह से एक समय के बाद कई बार उन्हें बंद करना पड़ता है, बट इम्यूनोथेरेपी काफ़ी लंबे समय तक भी पेशेंट को दी जा सकती है। और इनके आने के बाद लोगों को पेशेंट का सर्वाइवल कुछ महीनों के बजाय सालों में हो गया है। खासतौर पर एडवांस स्टेज के कैंसर वाले पेशेंट भी अब कई सालों तक जीवित रहते हैं अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हुए। तो ये आजकल काफ़ी नया टॉपिक है। और सर इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है कि कौन से कैंसर इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट किए जा सकते हैं? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इम्यूनोथेरेपी में पहले जो सबसे पहले आई थी तो ओनली एडवांस यानी कि काफ़ी बढ़े हुए कैंसरों का इलाज होता था, जैसे कि लंग कैंसर है, हेड एंड नेक जो मुंह और गले के कैंसर हैं, ब्लैडर कैंसर हैं, और इसमें लेकिन और ये अकेले यूज़ होती थी। लेकिन आजकल इसको दूसरी थेरेपी के साथ कंबाइन करके भी किया जाने लग गया है। जैसे कि लंग कैंसर में कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी को कंबाइन करके दिया जाता है। जो किडनी कैंसर है उसमें उसको इम्यूनोथेरेपी को टारगेटेड थेरेपी के साथ कंबाइन किया जाता है। और इसके अलावा हॉजकिन लिम्फोमा है, उसमें भी ये इम्यूनोथेरेपी यूज़ होती है। और आजकल कहते हैं कि एक MSI नाम का टेस्ट होता है जो अगर हाई हो तो किसी भी एडवांस स्टेज के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी को काम में लिया जा सकता है। और इसके पहले इसका उपयोग एडवांस स्टेज तक ही सीमित था, लेकिन आजकल इसको अर्ली स्टेज में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है उसमें सर्जरी से पहले इसका यूज़ होता है। लंग कैंसर में कीमो रेडिएशन के बाद में इसका उपयोग होने लग गया है। मेलानोमा जैसे जो कि एक प्रकार का स्किन कैंसर है उसमें जो वापस आता है तो उसके बाद एडजुवेंट मतलब कि सर्जरी के बाद इसका रोल होता है। तो धीरे धीरे इसके उपयोग काफ़ी बढ़ रहे हैं समय के साथ, और आने वाला समय मैं समझता हूँ कि इम्यूनोथेरेपी के द्वारा हम काफ़ी जटिल से जटिल प्रकार के कैंसर को ट्रीट कर पाएंगे। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर प्रवीण आपके लिए। पैनक्रियाटिक कैंसर के कॉजेज़ को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? थैंक यू डॉक्टर रोशनी। ये सवाल जो है हम सब जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और किसी भी कैंसर के कारण को जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर पैनक्रियाज के कैंसर को, क्योंकि पैनक्रियाज का कैंसर बेसिकली एक बहुत डेंजरस कैंसर में माना जाता है। और पैनक्रियाज के जो कैंसर के कारण हैं उनमें कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जैसे एज है, एज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो एज इज़ ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इसी तरह रेस इज़ ए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जबकि जो अदर रिस्क फैक्टर हैं जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है यानी कि पैनक्रियाज का बार बार सूज जाना, और ओबेसिटी, ये सारे फैक्टर जो हैं मॉडिफाइबल हैं, इनको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, खासकर लाइफस्टाइल में चेंज करके। कैसे? स्मोकिंग को अवॉइड करके, अल्कोहल को अवॉइड करके, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रह के, और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस अगर है तो उसकी रेगुलर जांच करवा के। तो इस तरह से पैनक्रियाज के कैंसर के जो कारण हैं उनको, उनके रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज किया जा सकता है और उनको समय से पहले देखा जा सकता है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन डॉक्टर शिल्पी के लिए। मैम, हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, हेड नेक कैंसर का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है तंबाकू और सुपारी का सेवन। अब तंबाकू हमारी कंट्री में कई तरीके से यूज़ किया जाता है। इसको या तो च्यू करके या अप्लाई करके यूज़ करते हैं, जिसको हम इसको स्मोकलेस फॉर्म कहते हैं। जैसे हो गया पान, हो गया मसाला, गुटखा, मावा, खैनी, इवन मिश्री, जिसमें हम अप्लाई करते हैं।
दूसरी एक फॉर्म होती है स्मोक टोबैको, जिसमें हम इसको इनहेल करते हैं बीड़ी, सिगरेट या हुक्का की फॉर्म में। अब किसी भी फॉर्म में लिया जाए, दोनों ही सूरतों में ये कैंसर करता है, बहुत ही हानिकारक है। जब हम इसको च्यू करके खाते हैं तो मेनली ये माउथ कैंसर करता है। जब हम इसको इनहेल करते हैं स्मोकिंग के फॉर्म में तो ये मेनली थ्रोट कैंसर यानी कि आपका वॉइस बॉक्स का कैंसर या फिर पायरिफॉर्म साइनस कैंसर करता है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपका सेकंड रीज़न आता है वो है आपका शराब का सेवन। अब शराब, जैसे डॉक्टर प्रवीण ने भी बताया कि पैंक्रियाटिक कैंसर भी करता है, बाकी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो शराब की वजह से जिसमें कैंसर ना हो सकता हो। तो सिमिलरली हमारे जो हेड नेक के कैंसर्स हैं, जैसे माउथ कैंसर, एक फ्लोर ऑफ माउथ का कैंसर होता है जिसमें शराब के सेवन का काफ़ी रोल रहता है। फ्लोर ऑफ माउथ एरिया होता है जो टंग और जॉ के बीच का हिस्सा होता है, वहाँ पे जो शराब के जो कार्सिनोजेंस निकलते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ का कैंसर कर सकते हैं। सिमिलरली ईसोफेगस का कैंसर, पायरिफॉर्म साइनस कैंसर, पोस्ट लिक्वाइड कैंसर, ये सब भी शराब से रिलेटेड हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब ये दोनों कंबाइन करके लिए जाते हैं, यानी कि एक पेशेंट ऐसा है जो तंबाकू भी खाता है और शराब भी पीता है, तो इनसे होने वाला जो इफ़ेक्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। इट डज़ नॉट हैव एडिटिव इफेक्ट, इट हैज़ एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन डॉक्टर इंदु मैम के लिए। मैम, रेडिएशन थेरेपी ऑर्गन प्रिजर्वेशन में मदद करता है क्या? ये आपने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, क्योंकि हमारे पास रूटीन में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सर्जरी एडवाइस की होती है और वो सर्जरी नहीं कराना चाहते, और उस वजह से वो अपना कुछ भी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में चले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें वॉइस बॉक्स के जो कैंसर्स होते हैं, लैरेंजियल एरिया के या हाइपोफेरेंजियल एरिया के, सो उनमें हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। सर्जरी का भी ऑप्शन होता है और रेडिएशन का भी ऑप्शन होता है, और कम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी हमें यूज़ करने होते हैं। तो उन पेशेंट्स में अगर हम बहुत एडवांस स्टेज नहीं है, मतलब थायराइड कार्टिलेज इन्वेजन नहीं है, तो उसमें हम आवाज़ को, मरीज़ की आवाज़ को बचाने के लिए हम रेडिएशन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनकी आवाज़ भी बच जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रिजर्व हो जाए और साथ के साथ उनकी बीमारी भी ठीक हो सकती है। सो इसी तरह से ऑर्गन प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल नहीं चाहेंगी, तो उनके ब्रेस्ट को बचाने के लिए कॉस्मेटिक आउटकम और इमोशनल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल और कॉस्मेटिक के लिए हम लोग पेशेंट को ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन करके साथ में रेडिएशन दे सकते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन के साथ में रेडिएशन करते हैं तो उसके रिजल्ट्स कंप्लीट रिमूवल के बराबर होते हैं। इसी तरह ब्लैडर प्रिजर्वेशन, तो पेशाब की थैली के जो ट्यूमर्स होते हैं उनमें हमें पेशाब की थैली को निकालना पड़ता है, बट अगर कोई पेशेंट किसी वजह से ब्लैडर की थैली को नहीं निकलवाना चाहता या अलग बैग नहीं लगाना चाहता, तो उसमें हम ट्राई मोडालिटी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, मतलब सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, तीनों के कम्बिनेशन से हम मरीज़ की पेशाब की थैली को बचा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे बोन ट्यूमर्स हैं जिसमें मरीज़ का, वो ज़्यादातर यंग एज के ट्यूमर्स होते हैं जिसमें मरीज़ का हाथ या पैर काटना पड़ सकता है, तो उसमें भी हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी का यूज़ करके सर्जरी के एक्सटेंट को कम कर सकते हैं। इसी तरह कहीं पर लिप कैंसर है मान लीजिए, या तो उसमें आप होठ को ना बचाकर आप ब्रेकीथेरेपी या एक्सटर्नल रेडिएशन यूज़ करके पेशेंट का होठ बचा सकते हो। कुछ स्किन, कान के ट्यूमर्स होते हैं, जिन स्किन ट्यूमर्स होते हैं उसमें कान को बचाने के लिए, या बेसल सेल ट्यूमर्स हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमास हैं, उसमें अगर डिसफिगरमेंट होती है तो उन हिस्से में रेडिएशन का यूज़ करके हम पेशेंट का ट्यूमर भी ठीक कर सकते हैं, उनके और ऑर्गन भी प्रिजर्व कर सकते हैं, और फंक्शन प्रिजर्वेशन भी साथ में पॉसिबल हो पाता है। सर, डॉक्टर मोहित के लिए अगला क्वेश्चन है कि पर्सनलाइज्ड कैंसर केयर क्या होता है? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पर्सनलाइज्ड कैंसर केयर, जैसे हर लोग अलग अलग तरह प्रकार के होते हैं, इसी तरह से हर पेशेंट का कैंसर भी अलग प्रकार का होता है। तो इसको कहने का मतलब ये है कि जैसे जो कैंसर है वो हर पेशेंट में एक पर्टिकुलर म्यूटेशन, जिसको हम ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं, उसके थ्रू एक्टिवेट रहता है। तो पर्सनलाइज्ड कैंसर केयर में हम मॉलिकुलर स्टडीज़ कुछ होती हैं, जैसे कि RT-PCR, NGS, इनके द्वारा हम वो म्यूटेशन को पहचानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में कौन सा म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो कैंसर फल फूल रहा है, और हम उस कैंसर के खिलाफ एक टारगेटेड दवाइयाँ आती हैं जिसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, उन्हें हम काम में लेते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर पेशेंट का कैंसर कंट्रोल होता है। तो ये टारगेटेड दवाइयाँ ओरल फॉर्म यानी टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं, जिनको बस खाना होता है, और ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती हैं।
तो ये इसके द्वारा पर कहने का मतलब ये है कि जिस पेशेंट में जो म्यूटेशन एक्टिवेट होता है उसी के आधार पर टारगेटेड थेरेपी तय होती है। ये ऐसा नहीं होता कि एक ही थेरेपी को हम सभी पेशेंट में यूज़ करें, इसीलिए इसको पर्सनलाइज कैंसर केयर कहा जाता है। और ये इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है लंबे समय तक, और पेशेंट सालों साल अच्छा समय निकालते हैं बिना कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स के। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर प्रवीण, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें लंग कैंसर हो सकता है क्या? ये अच्छा सवाल है। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो सोचते हैं कि क्या हमें भी कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर पर्टिकुलरली स्मोकिंग के बगैर भी हो सकता है, क्यों? उसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है। जैसे अब आज की डेट में सबसे बड़ा रीज़न स्मोकिंग के साथ साथ सेकेंड हैंड स्मोक या थर्ड हैंड स्मोक है। अब ये क्या है? सेकेंड हैंड स्मोक का मतलब है कि अगर आपके सामने कोई स्मोक कर रहा है और उसका धुआं आप इनहेल कर रहे हैं, दैट इज सेकेंड हैंड स्मोक। और फ्रॉम द सेकेंड हैंड सोर्स इफ थर्ड पर्सन इज टेकिंग दैट स्मोक, दैट इज थर्ड हैंड स्मोक। तो दे आर मोर कॉमन रीज़न कि उनके धुएं से उनको ज़्यादा असर ना होकर दूसरे किसी व्यक्ति को इस तरह का असर हो रहा है। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है डॉक्टर साहब कि इसमें जो स्मोकर है, जो रेगुलर स्मोक कर रहा है, उसके अंदर थिक म्यूकस प्लग जमा है, बट जो सेकेंड हैंड स्मोक पर्सन है उसके अंदर कोई म्यूकस प्लग या प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, उनका डायरेक्ट म्यूकोजल डैमेज होने का खतरा है। दूसरा, जो आज की डेट में एयर पोल्यूशन है, जितना पोल्यूशन है, जितना हमारे देश में पोल्यूशन है, उसकी वजह से भी लंग कैंसर होने का ज़्यादा खतरा है। इसके अलावा केमिकल हैं, केमिकल फैक्ट्री से रिलीज हुए केमिकल्स हैं, रेडॉन गैसेस हैं, और जो केमिकल फैक्ट्री से गैसेस हैं, उनसे भी लंग कैंसर हो सकता है। तो ये सोचना टोटली गलत है कि अगर मैं स्मोक नहीं कर रहा तो मुझे कैंसर नहीं होगा, और इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। अगला क्वेश्चन डॉक्टर शिल्पी आपके लिए, क्या ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर HPV द्वारा कॉज किया गया है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या रहता है HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन? ये मेनली लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर करता है, पर पिछले कुछ सालों में ये हेड नेक कैंसर के कारण के रूप में भी देखा जा रहा है। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ओरोफैरिंक्स कैंसर है उसका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कारण है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी कंट्री में अभी भी टोबैको जो है वही मेन रीज़न है, और ओरोफैरिंक्स कैंसर के लिए HPV एज अ मेन कॉज इज़ नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। लेकिन हाँ, हर केस में हमें बायोप्सी करके HPV टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसने तंबाकू का सेवन नहीं किया, शराब नहीं पी, उनको ओरोफैरिंक्स का कैंसर हो गया है, तो उसमें हम HPV टेस्टिंग करवाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है HPV टेस्टिंग ऐसे केसेस में कराना? क्योंकि ये एक तरह का प्रोग्नोस्टिक मार्कर है, यानी कि इसमें HPV रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं उनके जो प्रोग्नोसिस या आउटकम होते हैं वो टोबैको रिलेटेड कैंसर के कंपैरिजन में बेटर होते हैं। लेकिन अभी भी ये ट्रीटमेंट जो है उसको अल्टर नहीं करता है, यानी कि क्या है कि कुछ स्टडीज़ चल रही हैं, दुनिया भर में ट्रायल्स हो रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स भी सामने आए हैं ये देखने के लिए कि अगर HPV पॉजिटिव कैंसर है तो क्या हम रेडिएशन की डोज कम कर सकते हैं या कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं या किसी और फॉर्म में ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट आई वुड से एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि अभी हम कर सकते हैं या नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में इसकी संभावना है। अगला क्वेश्चन इंदु मैम आपके लिए कि रेडिएशन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और पर्टिकुलरली फर्टिलिटी पे रेडिएशन का क्या असर होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत लोग रेडिएशन ट्रीटमेंट के नाम से डरते हैं। उनको ऐसा बहुत सारी अलग अलग मिथ्स हैं लोगों के मन में, बहुत सारी धारणाएं हैं जिसकी वजह से वो रेडिएशन से बचना चाहते हैं। तो मैं जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर है उनको ये बताना चाहती हूँ कि रेडिएशन ट्रीटमेंट एक बहुत ही सेफ़ ट्रीटमेंट है, और हमारी साइंस में इतनी डेवलपमेंट हुई है जिसमें रेडिएशन थेरेपी बहुत एडवांस्ड हो गया है, जिसके थ्रू हम जिस जगह पे आजकल हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम
रेडिएशन को पिन पॉइंट करके, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से सिर्फ ट्यूमर के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उसके आसपास के 1 या 2 मिलीमीटर एरिया तक ही रेडिएशन दे सकते हैं और बाकी आसपास के एरियाज़ को बचा सकते हैं। सो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस एरिया में रेडिएशन दे रहे हैं। सो कीमोथेरेपी में जैसे अगर आप कुछ देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स पूरी बॉडी में आते हैं, बट रेडिएशन में जिस एरिया पर आप रेडिएशन देंगे सिर्फ उसी जगह पे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। इनफैक्ट अब अगर मान लीजिए कोई ब्रेन ट्यूमर का भी पेशेंट आता है तो हम उसके बाल भी बचा सकते हैं, उसकी मेमोरी को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, उनकी आंखों की रोशनी, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, क्यास्मा, उनके मेमोरी फंक्शन, हिप्पोकैम्पस है, लेक्राइमल ग्लैंड्स का फंक्शन है, टीयर ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, उन सब चीज़ों को हम बचा पाते हैं। तो अगर कोई किसी का हेड एंड नेक में रेडिएशन चल रहा है तो हम उसके सलाइवरी ग्लैंड्स को स्पेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उसमें हल्का सा स्किन का कलर डार्क होगा, जो कि पहले लोग सोचते थे कि चमड़ी जल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हल्का सा कलर स्किन का डार्क होता है जो 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हम उनका थूक बचा सकते हैं। और अगर ब्रेस्ट कैंसर का कोई पेशेंट है तो लेफ़्ट साइड का ब्रेस्ट कैंसर और राइट साइड के ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है। हम एक टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसको डीप इंस्पिरेटरी ब्रेथ होल्ड बोलते हैं, जिसमें लेफ़्ट साइड के ट्यूमर्स को उनको सांस के पेशेंट को सांस लेना सिखाते हैं, जिससे कि हम उनको हार्ट और लंग्स को रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट से स्पेयर कर सकें। इसी तरह अगर फूड पाइप का ट्यूमर है तो उनमें लंग्स को स्पेयर करना, हार्ट को स्पेयर करना बहुत पॉसिबल होता है। और अगर हम पेट में किसी को रेडिएशन दे रहे हैं तो उनका डिओडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उन सब एरियाज़ को बचा सकते हैं। कोई सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का ट्यूमर है तो उसमें हम स्किन को बचा सकते हैं, जिससे उनको बाद में स्वेलिंग ना हो, लिम्फेडिमा ना हो। पेशाब की थैली का ट्यूमर है या प्रोस्टेट का कैंसर है तो उनमें पेशेंट का हम पोटेंसी प्रिजर्व कर सकते हैं, सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको बाद में रेक्टल ब्लीडिंग ना हो या उनको यूरिनरी ब्लीडिंग ना हो। सो रेडिएशन ट्रीटमेंट इज़ अ कम्प्लीटली सेफ़ ट्रीटमेंट और इसको टाइम पे जितना कराया जाएगा और जितने छोटे ट्यूमर में कराया जाएगा उतने ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि रेडिएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जैसे कि 3D CRT, IMRT, IGRT, DIBH और बहुत फोकस टेक्निक्स होती हैं जैसे कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, SRS, जिनके थ्रू हम प्राइमरी लंग ट्यूमर, लिवर ट्यूमर्स को, ब्रेन ट्यूमर्स को बहुत ही फोकस्ड और टारगेटेड और एक्यूरेट विद प्रिसीजन रेडिएशन दे सकते हैं, जिससे ट्यूमर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और आसपास के नॉर्मल टिश्यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स को डेफिनेटली बचा सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जैसे अगर कोई यंग पेशेंट है और हमें मान लीजिए सर्विक्स का केस है, उसको ट्रीटमेंट देना है तो हम उन केसेस में ओवरीज़ को रेडिएशन फील्ड से हम बाहर निकाल सकते हैं, ओवेरियन ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, जिससे कि हम उनकी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर पाएँ। और हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम ओवरीज और टेस्टिस के रेडिएशन डोज को रेगुलेट कर सकते हैं, जिससे कि जैसे एनल कैंसर्स होते हैं उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है। सो रेडिएशन टेक्निक से फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर पाना डेफिनेटली पॉसिबल है। और जैसे मैंने कहा कि हेड एंड नेक का कोई पेशेंट है तो उसको फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई ब्रेन ट्यूमर का है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो बहुत फोकस्ड ट्रीटमेंट होता है। तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज़ डेफिनेटली पॉसिबल विद रेडिएशन। अगला क्वेश्चन डॉक्टर मोहित सर आपके लिए कि ट्यूमर बोर्ड क्या होता है और उसका ओपिनियन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है पेशेंट के लिए? ये आज के सिनेरियो में बड़ा अच्छा सवाल है। ट्यूमर बोर्ड में सभी विभाग के जो डॉक्टर्स हैं जैसे कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन के जो एक्सपर्ट्स हैं, ये सभी डॉक्टर्स एक साथ बैठते हैं और जो हॉस्पिटल में जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उनका जो एक इंडिविजुअल केस है वो डिस्कस करते हैं और सभी लोग अपनी राय देते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि जो उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए जो सबसे अच्छा बेहतरीन इलाज है, जो कि उसका इलाज और उसके साथ जो उसका करेक्ट सीक्वेंस है, जैसे कि अभी मैडम ने बताया यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है, उसमें सर्जिकल, मेडिकल और रेडिएशन तीनों का रोल है। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर और बहुत से ऐसे कैंसर है जिनमें तीनों विभागों का रोल होता है। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सही सीक्वेंस में पेशेंट को तीनों स्पेशलिटीज़ को यूज़ किया जाता है तो बेस्ट आउटकम आते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। तो ट्यूमर बोर्ड का पर्पज़ यही होता है कि आपस में डिस्कस करके एक ओपिनियन बनाई जाए जिससे कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार ट्रीटमेंट मिले।
और इसीलिए इसकी ओपिनियन इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सभी पेशेंट्स इंडिविजुअल होते हैं और उनको इंडिविजुअली डिस्कस करके उनके लिए बेस्ट आउटकम वाला ट्रीटमेंट का पाथ चूज़ करना होता है। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर प्रवीण सर, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन के क्या चांस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में, और इसके बारे में आप थोड़ा सा इलाबोरेट करिए। अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को रिमूव करा जा सकता है ब्रेस्ट को बचाते हुए। जैसे कि आज की डेट में, पहले तो यही होता था कि पूरी ब्रेस्ट ही निकालनी पड़ती थी, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी बोला जाता था। लेकिन आजकल जो है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसको BCS बोला जाता है, उसके माध्यम से हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन, तो ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट को हम बचा भी सकते हैं, और उसके बाद रेडिएशन थेरेपी की मदद से भी ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन शिल्पी मैम आपके लिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्जरी इन ट्रीटमेंट ऑफ हेड नेक कैंसर? सर्जरी का क्या रोल है हेड एंड नेक कैंसर्स के ट्रीटमेंट में? देखिए, सर्जरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडालिटी है हेड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट में, और जैसे मैंने आपको बताया ये हिट्रोजेनस ग्रुप है, इसमें बहुत सारे कैंसर्स, बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो जैसे कुछ सब साइट्स ऐसी हैं, जैसे थायराइड हुआ, सलाइवरी ग्लैंड हुआ, जहाँ पे सर्जरी मेन मोडालिटी है। अगर आप सर्जरी नहीं करेंगे तो आप कैंसर को पूरी तरीके से क्योर कर ही नहीं सकते। कुछ कैंसर्स हैं जैसे माउथ कैंसर्स हैं, उसमें भी मेनली जो फर्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो सर्जरी ही है। जैसा डॉक्टर इंदु ने भी मेंशन किया, कुछ केसेस में जैसे लिप है, हम ब्रेकीथेरेपी भी दे सकते हैं एज अ फर्स्ट मोडालिटी ट्रीटमेंट, बट अदरवाइज मेनली जो टंग के कैंसर्स हैं या चीक के कैंसर्स हैं, उसमें हम पहले सर्जरी करते हैं। अगर अर्ली स्टेज होती है तो सर्जरी काफ़ी होता है, अगर एडवांस स्टेज होती है तो सर्जरी करने के बाद हम रेडिएशन थेरेपी या कुछ केसेस में इवन कीमोथेरेपी भी ऐड करते हैं। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं हेड नेक कैंसर्स में, जैसे नेज़ोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स, जिसमें सर्जरी हम एज अ फर्स्ट मोडालिटी ट्रीटमेंट नहीं यूज़ करते। पहले हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं या कीमोथेरेपी देते हैं, और अगर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बाद डिजीज़ छूट जाती है या वापस आ जाती है, उस केस में हम सर्जरी का यूज़ करते हैं। जैसे वॉइस बॉक्स के कैंसर हो गए, उसमें हालांकि लेज़र सर्जरी हमारे पास अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में भी, लेकिन हर केस को हम लेज़र से नहीं ट्रीट कर सकते। तो ऐसे केस में अगेन हम पहले रेडिएशन थेरेपी देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी एज अ सेकेंड मोडालिटी ट्रीट करते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मोडालिटी, एंड वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सर्जरी, बिकॉज अर्ली स्टेज में सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल भी रहती है, काफ़ी फंक्शनल आउटकम भी नहीं रहते, कभी कभी पता भी नहीं चलता कि पेशेंट की सर्जरी हुई है। एडवांस स्टेजेस में अगर ट्यूमर बड़ा होता है तो यस, एक्सटेंसिव सर्जरी हमें करनी पड़ती है, लेकिन आजकल हमारे पास काफ़ी अच्छी रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक अवेलेबल है, प्लास्टिक सर्जरी है, फ्री फ्लैप सर्जरी है, जिसमें हम काफ़ी हद तक वो ऑर्गन जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन इंदु मैम आपके लिए, कि क्या रेडिएशन कैंसर्स को क्योर कर सकता है? डेफिनेटली। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 3-4 मेन मोडालिटीज़ होती हैं, रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोन ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरेपी। सो रेडिएशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 60 to 70% कैंसर के पेशेंट्स को रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। सो ब्रेन ट्यूमर्स में जैसे कि ग्लायोमास हैं, उनमें ग्लायोब्लास्टोमास हो गए या जितने भी ग्लायोमास होते हैं, उनमें रेडिएशन ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लो ग्रेड ट्यूमर्स में भी, हाई ग्रेड में भी और इंटरमीडिएट ग्रेड में भी ज़रूरत होती है। इसी तरह वोकल कॉर्ड के ट्यूमर्स हैं जैसे कि ग्लॉटिक कार्सिनोमास हैं, उनमें रेडिएशन इज़ द मेन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। सो उनको रेडिएशन अकेला भी क्योर कर सकता है अर्ली स्टेजेस में। अगर एडवांस स्टेज होगी तो उसमें हमें रेडिएशन, सर्जरी और कीमोथेरेपी सबका कम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें, सर्वाइकल कैंसर की बात करें, तो उसमें अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है, 4 सेंटीमीटर से छोटे ट्यूमर में आप सर्जरी भी कर सकते हो और रेडिएशन भी कर सकते हो, बट कुछ पेशेंट्स में सर्जरी के बाद भी रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर स्टेज 2 एंड अबव है, 4 सेंटीमीटर से बड़ा ट्यूमर है, तो उसमें रेडिएशन ट्रीटमेंट इज़ द मेन ट्रीटमेंट विच कैन क्योर द ट्यूमर। इसी तरह पिट्यूटरी ट्यूमर्स की अगर हम बात करें तो उनमें बहुत रोल है, और बहुत सारे बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं, मतलब कि जो कि कैंसरस नहीं हैं, जैसे कि वेस्टिबुलर श्वेनोमास हैं, केवर्नोमास हैं, उनमें और ग्लोमस ट्यूमर है। उस तरह के कुछ ट्यूमर्स हैं जिसमें
रेडिएशन बहुत मेन ट्रीटमेंट होता है। सॉलिटरी प्लाज्मासाइटोमास हैं जो कि मल्टीपल माइलोमा एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, उसमें भी ओनली रेडिएशन ट्रीटमेंट कैन बी अ क्योरेटिव ट्रीटमेंट। और अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर है, प्री कैंसर स्टेज में है, मान लीजिए DCIS है, तो उसमें ब्रेस्ट अगर हमने कंजर्व किया है तो उसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें हम सिर्फ रेडिएशन दे सकते हैं। सो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्यूमर बोर्ड ओपिनियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई जगह पे ओनली रेडिएशन इज़ द मेन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। कुछ जगह पे ट्यूमर को सर्जरी के लायक बनाने के लिए रेडिएशन को यूज़ किया जाता है, और कई बार सर्जरी के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए एज एन एडजुवेंट ट्रीटमेंट रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। So it's a very very important modality, and with latest advances it's very easy to get a good cure with good preservation of quality of life, and at the same time prolongation of life is possible. डॉक्टर प्रवीण सर, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन कि what are the factors that decide that cancer surgery is the only option? Surgery, basically cancer is treated by 3 modalities: surgical oncology, radiation oncology and medical। या तो सर्जरी से यानी कि पार्ट के ट्यूमर को निकाला जा सकता है, या कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी से उसको ट्रीट किया जाता है, या सिकाई द्वारा रेडिएशन थेरेपी से किया जाता है। क्या फैक्टर्स हैं? ये बेसिकली कुछ एक साइट्स हैं, जैसे सॉलिड ट्यूमर्स हैं, दे आर particularly treated by surgery। liquid tumors हैं, यानी कि blood cancer, lymphoma, leukemia, they are particularly treated by chemo और immunotherapy। इसी तरह अर्ली स्टेज में जिसमें हम पूरा completely क्योर कर सकते हैं ट्यूमर, that is best treated by surgery। जैसे डॉक्टर शिल्पी ने हमें बताया कि अगर हेड नेक है, easy access site है, anterior lesion है, तो उसको सर्जरी से पूरा कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। उसके बाद अगर नेगेटिव प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स उसके साथ अटैच हैं तो हम रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड्स जैसे ब्रेस्ट है, कम्प्लीटली क्योर अर्ली स्टेज में किया जा सकता है। इसी तरह GI कैंसर जिनमें रेडिएशन का रोल थोड़ा कम रहता है, वो ट्यूमर्स जितने भी हैं सर्जरी द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। आई होप ये क्वेश्चन आंसर सेशंस आप लोगों को आपके क्वेरीज सॉल्व करने में मदद करेगा। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।